प्रीवियसली हमने टाइडल एनर्जी के बारे में डिस्कस किया कि टाइडल एनर्जी का क्या बेसिक प्रिंसिपल है, टाइडल एनर्जी वर्क कैसे करता है और टाइडल पावर प्लांट कैसे लगाए जाते हैं। अब उनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड चैलेंजेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। टाइडल एनर्जी जो है वो टाइडल एनर्जी एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का फॉर्म है। ये टाइडल एनर्जी चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू ऑपरेट होता है इसलिए ये हाईली प्रेडिक्टेबल है। टाइडल एनर्जी सन, मून और अर्थ इन तीनों से बेस करके ऑपरेट होता है और ये तीनों ही चीज हाईली सस्टेनेबल, प्रेडिक्टेबल और नॉन चेंजेबल है। इसलिए टाइडल एनर्जी का आउटपुट श्योर होता है। सो इट इज, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस में जो कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो उनमें प्रेडिक्शन जो है वो बहुत संभव नहीं हो पाता। इन केस ऑफ अगर हम सोलर एनर्जी बोले या विंड एनर्जी बोले तो विंड का चलना हर समय समान हो ऐसा भी नहीं हो सकता। उसी तरह से सोलर से मिलने वाली एनर्जी का भी प्रेडिक्शन हम नहीं कर पाते, बट टाइडल एनर्जी में वो एडवांटेज है। टाइडल एनर्जी में जैसे अभी टेक्नोलॉजी अंडर डेवलपमेंट स्टेज में है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होगी टाइडल एनर्जी और ज्यादा यूजफुल और लोगों के लिए अप्रोचेबल होते जाएगी। टाइडल एनर्जी में हम समुद्र में आने वाले हाई टाइड्स को डैम में कलेक्ट कर लेते हैं, जिसके कारण से कोस्टल एरिया में रहने वाले पीपल जो है वो फ्लडिंग से बच जाते हैं। तो इस तरह से ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन भी है, एनर्जी भी मिल रही है और जो कोस्टल एरिया के लोग हैं उनको बेनिफिट भी हो रहा है। इसमें किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट नहीं लगता, रनिंग कॉस्ट नहीं लगता, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि ये ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है हमारे लिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है साथ ही साथ निरंतर अवेलेबल है। अक्षय स्रोत है ये ऊर्जा का, इसमें कोई भी बाय प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता। अगर हम बायोमास एनर्जी की बात करें तो बायोमास एनर्जी में बहुत सारा बाय प्रोडक्ट मिलता है। फॉसिल फ्यूल के बारे में बोले तो उसमें आफ्टर कंबशन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब पॉल्यूटेंट गैसेस रिलीज होती है, लेकिन टाइडल एनर्जी में इस प्रकार से कुछ भी नहीं होता। तो ये कंप्लीटली क्लीन एनर्जी है, पॉल्यूशन फ्री एनर्जी है। अब जैसा कि इसकी बिल्कुल भी डिपेंडेंसी नहीं होती वेदर पे, मतलब ये जो फिक्स्ड चीजें हैं उन पे डिपेंड है, तो ये कांस्टेंट हम इससे एनर्जी ले सकते हैं। इसकी खास बात क्या है कि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं थ्रू टाइड वेव्स। तो इससे जो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको हम नियर बाय इलाके में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट सेंडिंग करने का, सप्लाई करने का काम भी कर सकते हैं। पूरे साल भर हमको इससे एनर्जी मिलते रहती है। इसका कारण क्या है कि टाइड जो है, जैसे महीने में 2 बार पूर्णिमा और अमावस्या आता है, मतलब ये पूरे साल भर चलता रहता है। तो इस तरह से थ्रू आउट द ईयर हमको इससे एनर्जी मिलते रहती है, क्योंकि लो टाइड और हाई टाइड का जो साइकिल है ये साइक्लिक प्रोसेस है और पूरे साल तक चलता रहता है। तो इस तरह से इसके एडवांटेजेस बहुत ज्यादा है टाइडल एनर्जी के, लेकिन जहां एडवांटेज होता है उसका सेकेंड फेज डिसएडवांटेज भी होता है। तो अभी उसको भी डिस्कस कर ले। इसका डिसएडवांटेज अगर देखा जाए तो एक तो समुद्र जो अपने आप में बहुत बड़ा है, और समुद्र के पानी को बांधना, समुद्र के पानी को कलेक्ट करना डैम में, तो इस पे हमको एक्सपेंसेस भी ज्यादा आएंगे और बहुत ज्यादा समय की जरूरत होगी। इसलिए एक लिमिटेड स्केल पर ही पावर को उत्पन्न किया जा सकता है। इसके अलावा ये है कि होने को तो कोस्टल रीजन बहुत सारे हैं, लेकिन हर रीजन टाइडल एनर्जी के लिए सुटेबल नहीं होता है। तो इंडिया में अगर देखा जाए तो भी हम इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं कि इंडिया जो है वो ऑलरेडी 3 साइड से घिरा हुआ है समुद्र से। नीचे का पूरा यू शेप मैप में अगर आप देखेंगे इंडिया के तो वो सी से घिरा हुआ है, ओशन से घिरा हुआ है, लेकिन इसको बनाने के लिए सुटेबल ज्योग्राफिक स्ट्रक्चर जो है वो बहुत कम जगह अवेलेबल है, इसलिए हम चाह करके भी इसको नहीं बना सकते। अब
नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि टाइडल एनर्जी में हम बेसिन या डैम बनाते हैं, डैम में सन का सी वाटर को स्टोर करते हैं, तो सी में प्रेजेंट जितना भी गार्बेज या कचरा है वो आकर के इकट्ठा हो जाता है। तो इस तरह से डैम के बेसिन में बहुत ज्यादा गार्बेज इकट्ठा हो जाता है, जिसको टाइम टू टाइम खाली करना या टाइम टू टाइम इस सॉलिड वेस्ट को मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है। नेक्स्ट, जैसे कि हम जानते हैं कि समुद्र का सी वाटर जो है, ओशन का वाटर, उसमें सॉल्ट का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है। सॉल्ट का परसेंटेज ज्यादा होता है और जितना भी सिस्टम है उसमें कंक्रीट या आयरन यूज होता है, तो उसमें कोरोजन या रस्टिंग का प्रॉब्लम आने लगता है। साथ ही साथ अलग अलग जगह में ओशन का शोर जो है वो अलग अलग रहता है, सी शोर का स्ट्रक्चर अलग अलग रहता है, तो उसके ऑपरेशन और मेंटेनेंस में लगातार चेंजेस होते रहता है, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और एक खास बात ये है कि टाइडल एनर्जी में हम बड़ी टरबाइन या ब्लेड लगाते हैं, उस ब्लेड के कारण से वाटर का करंट फ्लो कम ज्यादा होता है, जिसके कारण से मेराइन एनिमल्स या मेराइन लाइफ जो है, जिसमें कि मेराइन में रहने वाले जितने भी क्रस्टेशियंस हैं, एनिमल्स हैं, फिशेज हैं, इनका लाइफ बहुत ज्यादा इफेक्टेड रहता है। क्योंकि ब्लेड जब चलता है तो एक वाटर करंट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। वाटर करंट ऑटोमेटिकली जनरेट होने के कारण से कई बार बड़ी बड़ी वेल्स हैं, फिशेज हैं, वो आकर के उसमें फंस जाती है उस ब्लेड में। इसलिए समुद्र का जनजीवन इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अब बात यह है कि अगर समुद्र का कैलकुलेशन किया जाए ऑल ओवर यूनिवर्स, तो हमको 3 × 10⁶ मेगावाट एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस टाइडल एनर्जी। बट हम जो अभी हार्वेस्ट कर रहे हैं, अभी जो करंट सिनेरियो अगर देखी जाए, तो बहुत ही कम एनर्जी इससे हम हार्वेस्ट कर पा रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि टाइडल रेंज जो है, टाइडल रेंज का मतलब जैसे मैंने पहले बताया था कि हाई टाइड और लो टाइड के बीच का हाई डिफरेंस जो है टाइडल रेंज कहलाता है। तो टाइडल रेंज टाइम के अनुसार, वेदर के अनुसार और लोकेशन के अनुसार चेंज होता रहता है, जिसके कारण से एक ही टाइडल की थ्योरी को हम हर जगह नहीं लगा सकते, जिसके कारण से आज प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो जितनी ऊर्जा मिलनी चाहिए, जितनी ऊर्जा हम निकाल सकते हैं, उत्पादित कर सकते हैं, उससे बहुत ही कम ऊर्जा हम निकाल पा रहे हैं। हालांकि टाइडल एनर्जी जैसे हमको मालूम है, बहुत लोगों का ये क्वेरी रहता है, क्या ये वास्तव में 100% क्लीन एनर्जी है और ऐसी एनर्जी जो प्रेडिक्ट की जा सके? तो आंसर है यस। ये जो एनर्जी है ये हाईली प्रेडिक्टेबल, क्लीन एंड नीट एनर्जी है, इसमें कोई पोल्यूशन नहीं होगा। अगर इसका इंस्टॉलेशन देखा जाए तो सबसे बड़ा टाइडल एनर्जी फॉर्म प्लांट जो है वो साउथ कोरिया में इंस्टॉल किया गया है और जगह का नाम है शिवालिक टाइडल पावर प्लांट, जिसकी कैपेसिटी जो है वो 254 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की है। ये तो बाहर की बात हो गई। अब अगर हम अपने इंडिया में आते हैं, तो इंडिया का अगर आप सी शोर देखें तो सिवाय गुजरात के बाकी सब जगह का सी शोर इस लायक नहीं है, इसके लिए सुटेबल, परफेक्टली सुटेबल नहीं है कि वहां टाइडल पावर प्लांट प्रोजेक्ट लगाया जाए। तो गुजरात के पास में कच्छ और खंबात, बे ऑफ कच्छ और बे ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंबात, इन दोनों में मतलब खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी, इन दोनों जगहों पर पावर प्लांट्स लगे हुए हैं, जिसमें से 7000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, पोटेंशियल है कैपेसिटी प्रोड्यूस करने का गल्फ में, गल्फ ऑफ खंबात में, और 1200 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है कच्छ में। इसके अलावा एक 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट और लगा है डेल्टा, गंगा के डेल्टा के पास, सुंदरबन डेल्टा जो है वहां पर, जो वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है। तो इस तरह से टोटल इंडियन गवर्नमेंट का अभी तक का जो पोटेंशियल है एनर्जी जनरेशन का थ्रू टाइडल एनर्जी, वो 8000 मेगावाट है। कारण यह है कि
एक तो बहुत सारे बंदरगाह प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिटेड इसलिए है क्योंकि ओशन भी एक तरह से ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा वे है, तो बहुत सारे कोस्ट जो है वो प्रोहिबिटेड है। साथ ही इसमें से एनवायरमेंटल रिस्क भी होने का बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि हम डैम को बना रहे हैं, हाई टाइड है, अगर कुछ हैपनिंग्स होती है तो उस समय कुछ भी करने के लायक नहीं रह पाते हैं। तो इस तरह से एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है, इसलिए परमिशन बहुत कम मिलता है। और साथ ही साथ इसका जो कंफर्टेबल या फेवरेबल पोजीशन है वो नैरोवर कोस्ट लाइन, जितना ज्यादा कोस्ट लाइन नैरो होगा, वाटर करेंट उतने ही स्पीड से जाएगा, उतना ही हाई टाइड बनेगा और उतने ही क्वांटिटी में एनर्जी बहुत ज्यादा हमको प्रोड्यूस होगी। तो ये सब कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो टाइडल एनर्जी 100% नीट, क्लीन एंड रिन्यूएबल होने के बाद भी उतनी यूटिलाइज नहीं हो रही है। तो इसमें अभी रिसर्च चल रहा है और होप करते हैं कि आगे आने वाले समय में इसमें अच्छा काम हो जाए।